चैप्टर 1। हम में से ज़्यादातर लोग एक फादर के अंडर बड़े होते हैं और उनसे सीखते हैं, लेकिन रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की लाइफ हमसे थोड़ी डिफरेंट है। वो अपने दो फादर्स के अंडर बड़े हुए थे। एक थे उनके खुद के फादर, जिन्हें उस बुक में अपना पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके फ्रेंड माइक के फादर, जिनके साथ वो काफ़ी वक्त गुजारते थे। उन इस बुक में वो अपना रिच डैड कहते हैं। उनके पुअर डैड बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। उन्होंने पीएचडी किया था और फिर स्कॉलरशिप पे एडवांस स्टडीज़ भी की, जबकि उनके रिच डैड ने कभी 8वीं क्लास भी पास नहीं की थी। दोनों डैड्स अपने कैरियर में बहुत सक्सेसफुल थे, लेकिन उनके पुअर डैड के साथ हमेशा पैसों को लेकर प्रॉब्लम रहता था, जबकि उनके रिच डैड शहर के सबसे अमीर आदमियों में से थे। पुअर डैड ने मरने से पहले अपनी फैमिली के लिए बिल्स छोड़े, जबकि रिच डैड ने अपनी फैमिली के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स छोड़े। दोनों डैड्स की सोच बहुत ही अलग थी। जैसे पुअर डैड कहते थे कि पैसों से प्यार ही सारी बुरे कामों की जड़ है, जबकि रिच डैड कहते थे कि पैसे ना होना सारे बुरे कामों की जड़ है। पुअर डैड कहते थे कि पढ़ाई करो, डिग्री लो और एक अच्छी जॉब ढूंढो, जबकि रिच डैड कहते थे कि पढ़ाई करो ताकि तुम आगे जाके एक अच्छी कंपनी बाय कर सको। पुअर डैड जॉब्स करने पर फोकस करते थे, जबकि रिच डैड सोचते थे कि वो कैसे दूसरों को जॉब्स दे सकते हैं। उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, जबकि उनके रिच डैड हमेशा अपने आप को रिच बुलाते थे। इवन जब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल खराब ही क्यों ना हो, तब भी वो अपने आप को रिच ही बुलाते थे। कभी ये नहीं सोचते थे कि वो पुअर हैं या किसी से कम हैं। इसका रीज़न ये है कि हम जैसा सोचते हैं हमारी ज़िंदगी में वैसा ही होता है। दोनों डैड्स एजुकेशन को भी बहुत मानते थे, लेकिन अलग अलग चीज़ें पढ़ते थे। एक डैड अच्छी जॉब्स के लिए पढ़ते थे और दूसरे डैड अमीर बनने के लिए पढ़ते थे। पुअर डैड कहते थे कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता, जबकि रिच डैड को जब कुछ चाहिए होता था तो वो सोचते थे कि मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। रिच डैड का मानना है कि अमीर बनने के लिए आपका दिमाग तेज होना चाहिए, और तेज दिमाग के लिए आपको अपने दिमाग को चलाना होगा। आपका दिमाग जितना चलेगा वो उतना ही तेज होता जाएगा। जब आप खुद से किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हो, कुछ आइडिया सोचते हो, तो इससे आपके ब्रेन मसल्स स्ट्रांग होते हैं। ये कह देना कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कहते थे कि ये कहने से आपका दिमाग बंद हो जाता है और कुछ सोचेगा नहीं। दिमाग को तेज करने के लिए उसे चलाया करो। आपका दिमाग जितना चलेगा, आप उतना ही अमीर बन सकोगे। रॉबर्ट उस टाइम पे बहुत ही छोटे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों फादर्स में से किसकी सुने। प्रॉब्लम ये था कि रिच डैड उस वक्त रिच नहीं थे, बस उनकी सोच पुअर डैड से अलग थी। वो हर चीज़ पुअर डैड से डिफरेंटली करते थे, और इसी वजह से फिर वो आगे जाके इतना अमीर भी बने। हमारे जो स्कूल्स हैं वो हमें अच्छा डॉक्टर, लॉयर और बैंकर तो बनाते हैं, लेकिन स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता कि अमीर कैसे बनते हैं। इसके बारे में बच्चों को घर में सिखाया जाता है। रिच लोग बचपन से ही अपने बच्चों को इस बारे में एजुकेशन देते हैं, जो कि ऑथर ने भी अपने रिच डैड से सीखी, और आज आप इस बुक समरी से सीखेंगे। ये भी याद रखना कि अगर पैसों से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो है नॉलेज। अगर आपको ये पता होगा कि आप किस तरह पैसे बना सकते हो, तो ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी। पैसा आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन नॉलेज आपके पास हमेशा रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2। रॉबर्ट को बचपन से ही अमीर बनने का बहुत शौक था। वो और उनके फ्रेंड माइक एक ही स्कूल में पढ़ते थे और काफ़ी टाइम एक साथ गुजारते थे। एक दिन ऑथर ने अपने पुअर डैड से पूछा, डैड आप अमीर क्यों नहीं हैं? तो उनके डैड ने उनसे कहा कि वो इसलिए अमीर नहीं है क्योंकि वो एक स्कूल टीचर हैं और उन्हें इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। फिर पुअर डैड ने रॉबर्ट और माइक से कहा कि वो दोनों माइक के फादर के पास जाएं और उनसे पैसों के बारे में सीखें। माइक ने पूछा, मेरे फादर क्यों, वो तो रिच नहीं है? तो इसमें पुअर डैड ने कहा कि उनका और माइक के फादर का एक ही बैंकर है, और बैंकर माइक के फादर की बहुत तारीफ करता है। उनका मानना है कि माइक के फादर कुछ ही टाइम में बहुत पैसे वाले होंगे। रॉबर्ट और माइक ने डिसाइड किया कि वो माइक के फादर के पास जाएंगे और उनसे सीखेंगे कि अमीर कैसे बनते हैं। माइक के फादर, जिन्हें इस बुक में ऑथर रिच डैड कहते हैं, वो काफ़ी बिजी रहते थे। उनके कुछ वेयर हाउसेस थे, कुछ स्टोर्स थे, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी और 3 रेस्टोरेंट्स थे। उन्हें इतना टाइम नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी उन्होंने रॉबर्ट से मिलने के लिए एग्री कर लिया। जब रॉबर्ट माइक के घर गए तो उन दोनों को थोड़ा वेट करना पड़ा, और फिर जब फाइनली वो रिच डैड से मिले तो रिच डैड ने उन्हें एक ऑफर दी। ऑफर ये थी, रिच डैड ने कहा कि उन्हें क्लासरूम स्टाइल में नहीं सिखाएंगे। रॉबर्ट और माइक को उनके लिए काम करना पड़ेगा उनके स्टोर पे, और बदले में वो उन्हें 1 घंटे के 10 सेंट्स देंगे और रिच बनना सिखाएंगे। रॉबर्ट और माइक ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली और फिर हर सैटरडे रिच डैड के स्टोर पे काम करते। वो वहाँ जाके सफाई वगैरह करते थे। रॉबर्ट और माइक की यही रूटीन चलती रही और काफ़ी दिनों तक उन्होंने यही किया। 4 हफ्ते बाद रॉबर्ट इस रूटीन से थक चुके थे, क्योंकि ना तो उन्हें इस काम के बहुत अच्छे पैसे मिल रहे थे और ना ही रिच डैड उन्हें कुछ सिखा रहे थे। उन्होंने 4 हफ्तों से रिच डैड को देखा तक नहीं था। रॉबर्ट ने माइक से कहा कि वो ये काम छोड़ रहा है।
ये सुन के माइक को हंसी आने लगी और ये देख के रॉबर्ट को गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में माइक से पूछा कि वो क्यों हंस रहा है। माइक ने कहा कि उसके फादर को शुरू से इसके बारे में पता था। रिच डैड ने माइक से कहा था कि रॉबर्ट काम छोड़ देगा और जब वो ऐसा करे तो माइक रॉबर्ट को उनके पास लेकर आए। रॉबर्ट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिच डैड ने ऐसा क्यों किया, क्यों उनसे फजूल में इतना काम करवाया और कुछ सिखाया भी नहीं। ऑथर के जो रियल पुअर डैड थे वो भी बहुत गुस्से में थे और उन्होंने रॉबर्ट से कह दिया था कि वो ये काम छोड़ दें। सैटरडे को रॉबर्ट फिर से रिच डैड से मिले और इस बार काफ़ी गुस्से में थे। उन्होंने रिच डैड से कहा, मैंने आपके लिए काम किया, अपने बेसबॉल गेम्स मिस किए, इतनी मेहनत की और बदले में आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। आप भी बस दूसरों की तरह लालची हो। रॉबर्ट ने अपना सारा गुस्सा रिच डैड पर निकाल दिया और फिर रिच डैड ने कहा, रॉबर्ट तुम मेरे वर्कर्स की तरह बिहेव कर रहे हो। फिर रॉबर्ट ने कहा कि पैसे बढ़ाना तो अलग बात है लेकिन रिच डैड ने उन्हें कुछ सिखाया भी नहीं। तो उसके रिप्लाई में रिच डैड ने कहा कि वो रॉबर्ट और माइक को पहले दिन से सिखा रहे हैं। इस पर रॉबर्ट ने हैरान होकर बोला, आपने हमें कब सिखाया, आपने तो हमसे बात भी नहीं की। रिच डैड ने कहा, रॉबर्ट सिखाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी को कोई लेक्चर दो, मैंने तुम्हें लाइफ का एक एक्सपीरियंस दिया है। रॉबर्ट को समझ नहीं आ रहा था कि रिच डैड क्या बात कर रहे हैं, कौन सा एक्सपीरियंस क्या सिखाया है। रॉबर्ट ने रिच डैड से बिल्कुल क्लियरली कह दिया, मैंने स्टोर पे काम करके आखिर क्या सीखा है, आप मेरे पैसे बढ़ाएं, मुझे सिखाएं, वरना मैं ये काम छोड़ दूंगा। रिच डैड ने कहा, देखो ज़्यादातर लोग यही करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ज़्यादा पैसे आने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आई एम श्योर थोड़ी कन्फ्यूजन आपको भी हो रही होगी कि आखिर क्यों रिच डैड ने रॉबर्ट से स्टोर पे काम करवाया, वो आखिर रॉबर्ट को क्या सिखाना चाह रहे थे। बेसिकली यहाँ पे रिच डैड रॉबर्ट को बता रहे हैं कि ज़्यादातर लोग क्यों पुअर रह जाते हैं, वो क्या गलती करते हैं। रिच और पुअर में एक सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि पुअर लोग सारी जिंदगी पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि रिच लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। इसे और एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको आगे इसकी एग्जाम्पल भी दूंगा कि कैसे रॉबर्ट और माइक ने इस लेसन को अप्लाई किया। रिच डैड रॉबर्ट और माइक को बताना चाहते थे कि पुअर लोग पूरी लाइफ क्या करते हैं और इसीलिए उन्होंने उनसे स्टोर पे काम करवाया। पुअर लोग पूरी लाइफ किसी और के लिए काम करते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें ज़्यादा सैलरी चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि ज़्यादा सैलरी से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है और इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मान लो 3 भाई हैं जिनकी नई-नई शादी हुई है और वो सारे एक ही एरिया में रहते हैं। अब देखा जाए तो उनके खर्चे एक जितने होने चाहिए क्योंकि सब एक ही एरिया में रहते हैं और तीनों पे सिर्फ अपनी वाइफ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन क्या तीनों हर महीने एक जितने पैसे खर्च करते होंगे? बिल्कुल नहीं। तीनों में से जो भाई सबसे ज़्यादा कमाता होगा, चांसेस हैं कि वो भाई सबसे ज़्यादा खर्च भी करता होगा और जो सबसे कम कमाता होगा, वो सबसे कम खर्चा करता होगा। सबकी ज़रूरत एक जितनी है लेकिन फिर भी सब खर्चा अपनी इनकम के हिसाब से करते हैं। आप ही मुझे बताओ, अगर आपकी इनकम डबल कर दी जाए तो आप अपने खर्चे नहीं बढ़ाओगे? बिल्कुल बढ़ाओगे। आप ज़्यादा बड़े रेस्टोरेंट्स में जाओगे, छोटी मार्केट्स के बजाय बड़े मॉल्स में जाओगे। रिच डैड रॉबर्ट को वही समझाना चाह रहे थे कि ज़्यादातर लोग इस जाल में फंस जाते हैं। सबसे पहले तो रिच डैड ने रॉबर्ट से काम करवाया ताकि उसे पता चले कि पुअर लोग सारी जिंदगी क्या करते हैं। इसके बाद जब रॉबर्ट ने अपनी पे बढ़ाने की बात की तो रिच डैड ने उसे रैट रेस के बारे में बताया। ये वही जाल है जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, मतलब अपनी सैलरी के साथ अपने एक्सपेंसेस का बढ़ना। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या कह रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर सैलरी बढ़ेगी तो प्रॉब्लम्स कम होंगी, हम आराम से अपने खर्चे पूरे कर सकेंगे, टाइम पे बिजली का बिल जमा करवाएंगे, स्कूल फीस देंगे। देखो इस तरह शुरू में तो आपको ऐसा लगेगा कि सैलरी बढ़ने से आपकी प्रॉब्लम्स कम हो रही हैं, लेकिन कुछ ही टाइम में आप वही प्रॉब्लम्स फिर से फेस करोगे। मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ कि ये रैट रेस क्या है और क्यों आपकी सैलरी बढ़ने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। मान लो एक फैमिली है जिसमें हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे रहते हैं। अब हस्बैंड एक नॉर्मल सी जॉब करता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, वाइफ घर के काम करती है। हस्बैंड का एक दिन प्रमोशन होता है और सैलरी बढ़ जाती है। इसी खुशी में वो अपनी बीवी को कोई ज्वेलरी ला कर देता है और बच्चों को प्ले स्टेशन ला कर देता है। अब प्ले स्टेशन से हर महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ जाता है। इसके अलावा उसकी वाइफ डिमांड करती है कि वो घर में एसी भी लगवाएं, जिसमें हस्बैंड अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर देता है और एसी लगवा के दे देता है। इससे फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल और बढ़ जाता है। एक बार फिर हस्बैंड वहीं आ गया जहां वो पहले था और मुश्किल से अपने खर्चे पूरे कर रहा है। कुछ सालों बाद उसने अपनी कंपनी में और सक्सेस अचीव किया और उसकी इनकम बहुत बढ़ गई। फिर बच्चों की स्कूल ख़त्म हुई और उनके कॉलेज एडमिशन का टाइम आ गया। अब उसने सोचा कि उसके बच्चे किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ें और उसने महंगे कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। बच्चों की पॉकेट मनी भी बढ़ानी पड़ी।
हम में से ज़्यादातर लोगों की लाइफ ऐसी ही है। सैलरी के साथ हमारे एक्सपेंसेस भी बढ़ते रहते हैं। इसी को रैट रेस कहते हैं। सबसे पहले आप डर की वजह से काम करते हैं। आपको डर होता है कि अगर आप काम नहीं करेंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे, तो आपके खर्चे नहीं चल पाएंगे। एक बार आपके हाथ में इनकम आती है, फिर आपको नई नई चीज़ें दिखती हैं, जैसे नए कपड़े, बाहर का खाना, मॉल में जाना। ये लाइफ इसी तरह चलती रहती है। अब ऐसा नहीं है कि सैलरी बढ़ने से आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा होगा। लेकिन फ़ायदा उसी वक्त होगा जब आप उस एडिशनल इनकम को सेव करें और फिर उसे सही जगह यूज़ करें। अगर उस इनकम से आप अपने खर्चे ही बढ़ा लेंगे तो आप रैट रेस का हिस्सा हैं, और रैट रेस वाले लोग कभी अमीर नहीं बन सकते, हमेशा टेंशन में ज़िंदगी गुजारेंगे। आप ये भी सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बात हुई, अमीर लोग क्या नया घर नहीं लेते, नई गाड़ियाँ नहीं चलाते? बिल्कुल चलाते हैं, और वो भी खर्चे करते हैं। लेकिन उसका भी एक सही तरीका होता है, सही वक्त होता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। इस चैप्टर से आपने दो बातें सीखनी है। पहली, रैट रेस के इस जाल से बचना है। अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है तो उससे अपने खर्चे ना बढ़ाओ, बल्कि उसे सेव करो। और फिर उस इनकम से क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। दूसरा लेसन, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। रॉबर्ट और माइक ने इस लेसन को कैसे अप्लाई किया, अब ये मैं आपको बताता हूँ। उस टाइम पे बच्चे कॉमिक बुक्स बहुत पढ़ते थे, और माइक और रॉबर्ट ने देखा कि बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर्स जब कॉमिक बुक्स पुरानी हो जाती थी तो उन्हें फेंक देते थे। रॉबर्ट और माइक ने उन डिस्ट्रीब्यूटर्स से बात की कि वो कॉमिक बुक्स उन्हें दे दें। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उनसे कहा कि वो उसी शर्त पे उन्हें कॉमिक बुक्स देंगे अगर वो उन्हें रीसेल ना करें। माइक और रॉबर्ट ने उनकी शर्त मान ली, और माइक के घर में जो बेसमेंट था वहाँ पे एक लाइब्रेरी खोल ली। वहाँ पे बच्चों को 10 सेंट्स पे करने होते थे, और फिर 2 घंटे में वो जितनी चाहे कॉमिक बुक्स पढ़ सकते थे। उन्होंने माइक की छोटी बहन को एज अ लाइब्रेरियन हायर किया और उसे वीकली $1 पे करते थे। मैं ये बता दूं कि 1956 की बात है, और जिस टाइम पे रॉबर्ट और माइक ने लाइब्रेरी खोली थी उस टाइम पे वो रिच डैड के स्टोर पे भी काम करते थे, और इस बार उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था। रिच डैड चाहते थे कि रॉबर्ट और माइक पैसों के लिए काम ना करें, वो कुछ ऐसा सोचें, कुछ ऐसा करें जिससे पैसा उनके लिए काम करे, और उन दोनों ने कर दिखाया। उन्हें लाइब्रेरी में काम नहीं करना पड़ता था, लेकिन फिर भी वो पैसे अर्न कर रहे थे। उन्होंने माइक की सिस्टर को हायर किया हुआ था और उससे पैसे दे रहे थे। इन अदर वर्ड्स, पैसा उनके लिए काम कर रहा था और उन्हें और ज़्यादा पैसा कमा के दे रहा था। इसलिए आप भी सोचें कि पैसा किस तरह आपके लिए काम कर सकता है, आप कैसे सही जगह पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई आइडिया निकालें, थोड़ी रिसर्च करें, या किसी एक्सपीरियंस बंदे से पूछें जिसमें पैसा आपके लिए काम करे। चैप्टर 3। 1923 में एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में उस टाइम के सबसे अमीर और पावरफुल लोग आए थे। इनमें थे चार्ल्स स्क्वाब, जो उस टाइम पे स्टील कंपनी के प्रेसिडेंट थे। सैमुअल इंसुल, जो सबसे बड़ी यूटिलिटी के प्रेसिडेंट थे। हार्वर्ड हॉब्सन, जो सबसे बड़ी गैस कंपनी के प्रेसिडेंट थे। लियोन फ्रियजर, जो एक बैंक प्रेसिडेंट थे। रिचर्ड वाइटनी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट। इसके अलावा इस मीटिंग में थे इवर क्रूगर, अर्थर कॉटन, जेसी लिवरमोर और एल्बर्ट फॉल। ये सारे लोग उस टाइम के सबसे अमीर आदमी थे। इस मीटिंग के 25 साल बाद इन सब की यह हालत थी। चार्ल्स स्कॉप की डेथ हो गई, और जब उनकी डेथ हुई तो उनके पास एक भी पैसा नहीं था। यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी 5 साल उन्होंने कर्जा लेकर गुजारी। ईवर क्रूगर और अर्थर कॉटन, ये दोनों भी जब मरे तो उनके पास एक भी पैसा नहीं था। रिचर्ड वाइटनी और एल्बर्ट फॉल दोनों जेल से छूटे थे। फ्रेजर और लिवरमोर दोनों ने सुसाइड कर ली। सवाल ये कि आखिर इनके साथ क्या हुआ था। ये मीटिंग 1923 में हुई थी, और 1929 में यूएसए की इकोनॉमी क्रैश हो गई थी और बहुत से लोग रास्ते पे आ गए थे। ये नुकसान बाकी लोगों के साथ साथ इन अमीर लोगों को भी हुआ था, और इससे इनकी ज़िंदगी पे बहुत फ़र्क पड़ा। अब ये सारे तो बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे, लेकिन इनके साथ जो हुआ वो बहुत से लोगों के साथ होता है। बहुत से ऐसे बॉक्सर्स और स्पोर्ट्समैन हैं जिनके पास एक टाइम पे मिलियंस होते हैं, लेकिन फिर कुछ ही सालों में उनके पास एक भी पैसा नहीं बचता और वो नॉर्मल सी जॉब्स कर रहे होते हैं। बहुत से ऐसे पुअर और मिडिल क्लास लोग हैं जिन्हें लॉटरीज लगती हैं और उनके पास बहुत पैसा आ जाता है, लेकिन फिर एक वक्त आता है जब उनकी वही पहले जैसी हालत हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग पैसों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि ऑथर एडवाइस करते हैं कि आप पैसों पे नहीं, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पे फोकस करो। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है कि आपको अपने पैसा ग्रो करना आना चाहिए, उसे संभालना आना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है और फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, तो फिर वो पैसा आपके पास ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। बहुत से लोग ऑथर से पूछते हैं कि वो कैसे स्टार्ट ले सकते हैं, कैसे मिलियनर बन सकते हैं, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। उन सबको ऑथर वही बताते हैं जो उनके रिच डैड उन्हें बताते थे। वो कहते हैं कि अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पे फोकस करो। ये जो फाइनेंशियल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, ये आप एक बार में नहीं सीखते, इसे सारी ज़िंदगी सीखते रहते हैं। इसके लिए पैसों से रिलेटेड बुक्स पढ़ो, अमीर लोगों से सीखो, सेमिनार्स अटेंड करो। ये सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ के नहीं सीखा जाता, बल्कि आपको एक्शन भी लेना होगा। जब रॉबर्ट कियोसाकी और उनके फ्रेंड माइक छोटे थे
उसी वक्त से रिच डैड ने उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन देना शुरू कर दी थी। एक दिन रॉबर्ट ने रिच डैड से पूछा कि अमीर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है। तो उस पर रिच डैड ने कहा, अमीर बनने का सिर्फ एक ही सीक्रेट है, वो ये कि आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए और आपको एसेट्स बाय करना है। वैसे फाइनेंशियल एजुकेशन का सब्जेक्ट बहुत ही डीप है, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ये अमीर लोगों का सबसे बड़ा सीक्रेट है। रिच डैड कहते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है और अमीर बनने के लिए ये सिर्फ एक ही रूल है। अगर इसे फॉलो करोगे तो आप रिच बन जाओगे। अब क्वेश्चन ये है कि ये एसेट और लाइबिलिटी क्या है। एसेट मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपके पास पैसे आएँ। जैसे मान लो आपके पास एक घर है जिसे आपने रेंट पे दे दिया, अब हर महीने आपको उसका रेंट मिलेगा, तो ये एक एसेट है। लाइबिलिटी मतलब वो चीज़ जो आपसे पैसे लेती है। जैसे आपने घर में एसी लगवाया जिससे हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ जाएगा, तो ये एक लाइबिलिटी है। बहुत से लोगों को चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करने में मज़ा आता है, लेकिन रिच डैड हमेशा चीज़ों को सिंपल रखते थे और सिंपल करके वो रॉबर्ट और माइक को सिखाते थे। अगर आप किसी अकाउंटेंट से एसेट और लाइबिलिटी की डेफिनेशन पूछेंगे तो शायद आपको कोई और जवाब मिले, लेकिन रिच डैड की डिक्शनरी में एसेट और लाइबिलिटी का यही सिंपल मीनिंग है। तो अगर आपको अमीर बनना है तो सिंपली अपनी लाइफ में एसेट्स बाय करो, और अगर गरीब रहना है तो लाइबिलिटीज़ बाय करो। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये क्या बात हुई, अमीर लोगों के घर में क्या एसी नहीं लगा होता, उनके पास गाड़ियाँ और लग्जरीज नहीं होती? बिल्कुल होती हैं। अमीर लोग बहुत सी लग्जरीज बाय करते हैं और रॉबर्ट कियोसाकी के पास भी बहुत सी गाड़ियाँ और लग्जरीज हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अमीर लोग उसी वक्त लग्जरीज बाय करते हैं जब उनके एसेट्स में से एक्सेस इनकम आ रही हो। उनके पास इतने एसेट्स होते हैं कि उनके एक्सपेंसेस तो निकल जाते हैं, लेकिन साथ ही उनके पास और भी बहुत पैसे बच जाते हैं और फिर उससे वो लग्जरीज बाय करते हैं। जब पुअर लोग पूरा महीना काम करके सैलरी अर्न करते हैं तो उससे वो एक्सपेंसेस पूरे करते हैं। जब मिडिल क्लास के पास इनकम आती है तो उससे वो एक्सपेंसेस पूरे करते हैं और लाइबिलिटीज बाय करते हैं, जिससे अगेन एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। जबकि रिच लोगों के पास एसेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उनके एसेट कॉलम में से जो इनकम आती है, मतलब उनके रियल स्टेट से जो रेंट मिलता है, उनके स्टॉक्स बिजनेसेस, इन सब से जो इनकम आती है उससे वो एक्सपेंसेस पूरे करते हैं और बची हुई इनकम से फिर से एसेट्स बाय कर लेते हैं। इससे लग्जरीज आप उसी वक्त बाय कर सकते हो जब आपका एसेट कॉलम बहुत बढ़ जाए। इसके अलावा लास्ट चैप्टर में हमने रैट रेस के बारे में बात की थी कि क्यों इनकम बढ़ने से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। वो सॉल्व इसलिए नहीं होती क्योंकि वो उस एडिशनल इनकम से वही लाइबिलिटीज बाय कर लेते हैं। आपके पास जब एडिशनल इनकम आए तो आपको उसे एसेट्स बाय करने हैं। एसेट की बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। अब एसेट्स कौन से बाय करने हैं ये आप पर डिपेंड करता है। जैसे ऑथर मोस्टली रियल स्टेट और स्टॉक्स बाय करते हैं। आप एसेट्स पे थोड़ी रिसर्च करो और अपने एसेट कॉलम को बिल्ड करना शुरू करो। ज़रूरी नहीं है कि एसेट्स में आप घर ही खरीदो। मोस्टली लोगों के लिए वो करना भी इम्पॉसिबल होगा। एसेट्स के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं, आपको थोड़ा सर्च करना होगा, कुछ सोचना होगा। जैसे रॉबर्ट और माइक ने एक लाइब्रेरी खोली थी, वो भी एक एसेट था। उससे उनके पास इनकम आ रही थी और वो भी बिना काम करे। बहुत से लोग सोचते हैं कि जॉब भी एक एसेट है, लेकिन जॉब कोई एसेट नहीं है। एसेट ऐसा होना चाहिए जहां आपके पास बिना काम करे इनकम आए। ऑथर ये भी कहते हैं कि एसेट्स ऐसे बाय करो जो आपको पसंद हो, जिनमें आपका इंटरेस्ट हो। ऐसे एसेट्स को आप सही से मैनेज कर पाओगे। इस चैप्टर में हमने दो इंपॉर्टेंट बातें सीखी हैं। पहली, अमीर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल एजुकेशन। ये टॉपिक आपको स्कूल में नहीं सिखाते, आपको खुद से इसे सीखना होगा, और ये तो सिर्फ एक ही बुक है। ये सब्जेक्ट लोग अपनी पूरी ज़िंदगी सीखते हैं, इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन पे ध्यान दो। दूसरा लेसन, अमीर बनने के लिए एसेट्स खरीदो और लग्जरीज उसी वक्त खरीदना जब आपके एसेट्स बहुत बढ़ जाएं। चैप्टर 4। मैकडोनल्ड्स तो आप सबने देखा होगा, हर कंट्री में उसकी ब्रांचेज हैं। 1974 में रे क्रुक, जो कि मैकडोनल्ड्स के ओनर हैं, उन्हें एक यूनिवर्सिटी में पब्लिक स्पीकिंग के लिए बुलाया था और वहाँ सारे एमबीए के स्टूडेंट्स बैठे थे। पब्लिक स्पीकिंग खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स ने रे को ऐसे ही ड्रिंक के लिए इनवाइट किया, तो फिर वो सारे वहाँ गए और काफ़ी देर तक बैठे। बातों बातों में रे ने स्टूडेंट्स से पूछा, क्या मुझे कोई बता सकता है कि मेरा क्या बिजनेस है? तो इस सवाल पे सारे स्टूडेंट्स हंसने लगे और फिर एक ने कहा, रे, किसे नहीं पता कि तुम्हारा बिजनेस बर्गर सेल करने का है? तो उस पे रे ने कहा, गलत, मेरा बिजनेस बर्गर सेल करने का नहीं है, मेरा बिजनेस है रियल एस्टेट। वैसे मैकडोनल्ड्स में बर्गर्स ही मिलते हैं, लेकिन एक चीज़ जिसका रे बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं वो थी फ्रेंचाइज की लोकेशन। मैकडोनल्ड्स की बहुत सी फ्रेंचाइजेज हैं और अगर किसी भी फ्रेंचाइज को सक्सेसफुल बनाना है तो उसकी लोकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब किसी भी कंट्री में कोई मैकडोनल्ड्स खोलता है तो उस ज़मीन को, उस रियल एस्टेट को मैकडोनल्ड्स के नाम से बाय करता है। इसी वजह से आज मैकडोनल्ड्स के पास इतना रियल एस्टेट है जितना पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। अगर रे क्रोक सिर्फ बर्गर्स बनाने पर ध्यान देते तो शायद वो कभी इतना अमीर नहीं बन पाते, लेकिन उन्होंने अपने एसेट कॉलम को बिल्ड किया है।
मैकडॉनल्ड्स के रियल स्टेट बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके एसेट्स और इनकम भी बढ़ रही है। रिच डैड बचपन में रॉबर्ट को भी यही सिखाते थे। इस चैप्टर में ऑथर ने अमीर लोगों का सीक्रेट 3 बताया है, जो है माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब अपने एसेट कॉलम को बिल्ड करो। अब ये पॉइंट हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में आपको उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलेंगे। सबसे पहले तो ये जान लो कि एक इंसान का प्रोफेशन और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं। बहुत से लोग अपने प्रोफेशन को बिजनेस समझते हैं। जब ऑथर लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या बिजनेस है, तो वो कहते हैं कि मैं बैंकर हूँ, मैं टीचर हूँ, लेकिन ये इनका बिजनेस नहीं है, क्योंकि वो बैंक में काम करते हैं, उसके मालिक नहीं हैं। हमारे यहाँ लोग इसलिए पुअर रह जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई एसेट या बिजनेस नहीं होता। वो अपनी पूरी लाइफ किसी और के लिए काम करते हैं और इस पर्सन को अमीर बनाते हैं, फिर गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं, और फिर एंड में उनके पास कुछ नहीं बचता। ज़्यादातर लोग स्कूल और कॉलेज में जाते हैं और जो पढ़ते हैं वही बन जाते हैं। अगर लॉ पढ़ रहे हैं तो लॉयर, मेडिकल की फील्ड में है तो उससे रिलेटेड प्रोफेशन। ऐसे नहीं है कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि हर सोसाइटी में डॉक्टर, लॉयर, बैंकर, इन सब की ज़रूरत होती है, इसलिए आपको भी ये करना चाहिए। लेकिन साथ ही आपके पास अपने भी कोई एसेट्स होने चाहिए जहाँ पे आपको बिना काम करे इनकम मिले। रिच लोग सिर्फ अपने एसेट्स पे फोकस करते हैं, जबकि पुअर और मिडिल क्लास अपनी सैलरीज पे फोकस करते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी सैलरी बढ़ जाए, और अगर बढ़ भी जाए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उससे वो अपने एक्सपेंसेस ही बढ़ा लेते हैं। ज़्यादा सैलरी का उसी वक्त फ़ायदा होगा अगर आप उस एडिशनल इनकम से एसेट्स बाय करो। यहाँ पे ऑथर ने एक और बात बताई है। वो कहते हैं कि जब भी आप जिंदगी में दूसरों से कुछ अलग करते हो तो प्रॉब्लम्स आती हैं। एक बार ऑथर को लोन की ज़रूरत थी, तो उन्होंने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन बैंक वालों ने उन्हें मना कर दिया, और सिर्फ इस वजह से मना किया क्योंकि ऑथर ने रियल स्टेट में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। बैंक वालों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि सिर्फ एक इंसान अकेला रियल स्टेट से इतना पैसा कमा रहा है। इसलिए याद रखना कि अगर आप लोगों के साथ चलोगे तो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर आप उन्हीं की तरह बन जाओगे, उन जैसी ज़िंदगी गुजारोगे। लेकिन अगर आप दूसरों से अच्छी ज़िंदगी चाहते हो तो आपको उनसे अलग चलना पड़ेगा। वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, बहुत सी मुश्किलें आएंगी, शायद आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट ना करे, लेकिन उस रास्ते के आखिर में आपको रिवॉर्ड्स भी फिर अच्छे मिलेंगे। आप में से जो अडल्ट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कोई जॉब करते हैं और पैसे कमाते हैं, उनके लिए ऑथर ने एक ही एडवाइस दी है। आप लोग अपनी जॉब कंटिन्यू करें, एक अच्छे हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय बने, लेकिन जब सैलरी आए तो उसे पूरा खर्च ना करें, अपने खर्चे कम से कम रखें, पैसे सेव करें और फिर उन पैसों से एसेट्स बाय करें। इसके अलावा अगर आपके कोई बच्चे हैं तो उन्हें भी इस चीज़ के बारे में सिखाइए, उन्हें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में बताएं। इस बुक में आपने जो सीखा है उनके साथ शेयर करें। जो लोग अभी स्टडी कर रहे हैं वो अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करें, किसी अच्छे प्रोफेशन में जाएं, और जब उनकी जॉब हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करें, अपने खर्चे कम करें, और फिर उस सेविंग से एसेट्स बाय करें। आप इस चीज़ को जितना जल्दी समझेंगे और अप्लाई करेंगे, आप उतना ही जल्दी रिच बनेंगे। अगर एसेट्स की बात करें तो वो कुछ भी हो सकते हैं जिसमें आपको बिना टाइम दिए पैसे मिलें। जैसे कोई बिजनेस हो सकता है जहाँ आपको हर वक्त काम करने की नीड ना हो और इनकम मिलती रहे। इसकी एग्जांपल है वो लाइब्रेरी जो माइकल रॉबर्ट ने खोली थी। इसके अलावा आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के लिए बहुत पैसा चाहिए, लेकिन ये सच नहीं है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के भी कुछ तरीके होते हैं। ये बुक रियल एस्टेट के बारे में नहीं है, लेकिन आपको रियल एस्टेट में बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। रॉबर्ट कियोसाकी ने भी रियल एस्टेट पे बुक्स लिखी हैं, आप वो भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी एसेट बाय कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी रियल एस्टेट और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें उसमें इन्वेस्टमेंट पसंद है। रिच डैड हमेशा रॉबर्ट को एडवाइस करते थे कि एसेट्स ऐसे बाय करने चाहिए जो आपको पसंद हो, जिनमें आपका इंटरेस्ट हो। ऑथर ने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी बड़ी कंपनीज में काम किया, कई सालों तक जॉब्स की, लेकिन साथ ही वो अपने एसेट कॉलम भी बिल्ड करते थे। वो अपनी जॉब के साथ साथ रियल स्टेट्स और स्टॉक्स में भी डील करते थे, उनके बारे में सीखते थे। रिच और पुअर में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि पुअर लग्जरीज पहले बाय करते हैं, जबकि रिच लग्जरीज एंड में बाय करते हैं। पुअर अपनी सैलरी से लग्जरीज बाय करते हैं, जबकि रिच अपने एसेट से आई हुई इनकम से लग्जरीज बाय करते हैं। वो अपने खून पसीने की कमाई से ये सब नहीं खरीदते, बल्कि अपना दिमाग चलाते हैं और उससे ये सब खरीदते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की जो वाइफ हैं वो भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती हैं। ऑथर अपनी बुक में बताते हैं कि उनकी वाइफ ने मर्सिडीज बाय करने के लिए 4 साल वेट किया और फिर वो कार खरीदी। उस कार के लिए जितने भी पैसे लगे सब एसेट्स में से आए, उसके लिए उन्होंने काम नहीं किया। इसलिए आप भी थोड़ा पेशेंस रखें और लग्जरीज अपने एसेट्स की इनकम से बाय करना।